नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के लिए है और वो हिस्ट्री से है, और जिसका हम चैप्टर पढ़ेंगे 1 फ्रांस की क्रांति। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अपने इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल्स के साइंस के जो टॉपिक पढ़े थे और ज्योग्राफी के पढ़े थे, तो अभी पॉलिटिक्स के साथ अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके बाद हम पॉलिटिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ्रांस की क्रांति रहेगा। ठीक है, क्रांति जो शब्द है ये आप इस देख लीजिए। क्रांति जो शब्द है वो क्या है, इसकी ये परिभाषा मैं देता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ से प्रताड़ित होता है तो उसके खिलाफ वो एक एक्शन कर देता है। वो एक्शन और किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्शन मोड जो आया निकल के वो क्रांति हुई अर्थात। और ये क्रांति कोई एक सोची समझी कोई प्रक्रिया नहीं होती कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये अचानक से घटना नहीं घटित होती। तो जो क्रांति है वो एक सिनेरियो के तहत चलती है, और ये नहीं कि आज हमने बोला आज से हमारी क्रांति शुरू हो गई। क्रांति एक मूवमेंट है जो धीरे 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 एक प्रोसेस वाइज चलता है, और एक समय ऐसा आता है जब एक सहन करने की पराकाष्ठा समाप्त हो जाती है। उस कंडीशन में लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर निकल के आता है और वो क्रांति के रूप में उभर आता है। वो क्रांति कैसे हो, या फिर किसी के हिंसात्मक रूप से निकल के आता है तो वो क्रांति का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में। तो वो समय भी क्या होता है, जो हमारे सैनिक थे मेरठ के, उन्होंने भी क्या करा था कि जो सिपाही थे, अंग्रेज सिपाही, उनको हत्या कर दी थी। इस वजह से क्रांति उभर कर सामने आई। सॉरी। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि फ्रांस में भी क्रांति कब हुई। देखो 18 जब बताते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है 1789 में हुई थी, जबकि हमारी भारत की जो क्रांति 1857 की वो बहुत बाद में हुई है। ठीक है, तकरीबन ये मान के चलिए 60-70 वर्ष के जो बीच का जो अंतराल है, इस अंतराल में हमारे भारत में क्रांति। और हमारी भारत की क्रांति से पहले फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, और बिना किसी देरी के कहते हैं कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया, भाई सेना जाओ, शहर में घुस जाओ। और ये आदेश किस कंडीशन में था, ये किसी को मारने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन अफवाह ये फैला दी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अब वही अफवाह हमारे 1857 में फैली थी, वही अफवाह यहाँ फैली है कि भाई वो गोली चला देंगे जो जितने भी सैनिक नगर में घुस रहे हैं। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन कर दिया, और हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश करने लगे। क्योंकि उन्हें पता चला कि भाई शहर में सैनिक घुस रहे हैं तो उन्हें भी अपनी जान बचानी, हथियार तो जुटाने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने हथियार जुटाने शुरू कर दिए। और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला गया, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इस संभावना में ही बास्तिल का किला टूटा गया, और जब ये बास्तिल का किला टूटा तभी से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और कहता है कि हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। और यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों को घृणा का केंद्र था। अब देखो बास्तिल किला क्या था कि एक सम्राट का किला था, जाहिर सी बात है। तो और जो सम्राट क्या था, निरंकुश था, उसके पास शक्तियाँ कोई उसको उसको रोक टोक नहीं कर सकता, निरंकुश था वो। तो प्रतीक हुआ उसका सम्राट का बास्तिल किला, और इसलिए वो बास्तिल का किला क्या लोगों के लिए एक घृणा का एक स्थान था, भाई एक घृणित केंद्र है। और इसीलिए किले को ढा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो किससे संबंधित है, राजा से संबंधित है। और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। ये देखिए कितनी मतलब यहाँ पे भी इकोनॉमिक व्यापार लगा दिया कि भाई तोड़ दो, जो सामान मिला बेच दो। इसी तरीके से हमारी ऐतिहासिक धरोहर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक ऐतिहासिक घटना थी 1857 की क्रांति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि इस घटना के बाद कई दिन तक पेरिस नगर में क्या था, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब देखो मुद्दा एक उठ के आया, पाव रोटी।
पावरोटी आप समझते ब्रेड को कहते हैं, ठीक है ना। और उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी, हाई थी। बाद में इस दौर का एक सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने, ये ध्यान रखें, इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब ये एक इतिहासकार कहते हैं कि ये एक ऐसी घटनाक्रम है जिसका अंत कब हुआ, सम्राट को फांसी देने के बाद। जब तक सम्राट को फांसी नहीं दी गई तब तक ये घटनाक्रम चलती रही, तो फांसी दी। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। चलिए कि राजा को क्यों फांसी दे दी गई, क्या कारण थे, किन कारणों से राजा को फांसी दी गई, बास्तिल का किला क्यों ढा दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, बास्तिल के किले को ढा रखे, कह रहा ये बास्तिल का ध्वंस दिखा रखा। चित्रकारों ने इस घटना को याद में कई चित्र बनाए थे, ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि जो बास्तिल का किला था राजा के उसका प्रतीक था। तो चलिए हमने अपना ओवरव्यू पढ़े, परिचय पढ़ लिया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रथम बिंदु की तरफ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। भाई उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरार्ध क्या, पहले ये समझ लो। कई बच्चे बोलते हैं उत्तरार्ध का मतलब नहीं पता होता कई बच्चों को, कि एक होता है मध्य, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के यदि लिखा जाता है यहाँ पे आरंभिक, आरंभ में, ठीक है, और यहाँ लिखा जाता अंतिम, ठीक है। अभी सॉरी एक आगे बीच में मध्य, उत्तरार्ध, और फिर इसके बाद आता है अंतिम। नंबर 1 पे आता आरंभ, नंबर 2 पे मध्य, और नंबर 3 पे आता है उत्तरार्ध, और नंबर 4 पे आता है ये। मतलब 100, एक सदी हमारी 100 दशक की होती है, मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है, और 100 दशक की होती है। तो लगभग 1 से लेके लगभग तुम्हारे 49 तक के जो है, या फिर आप कह सकते हैं 25 तक मान के चलो, ठीक है। 25 तक का जो आरंभिक रहता है, और 25 से आपका 50 हो गया मध्य, 50 से आपका लगभग 75 या 80 के करीब मान लो उत्तरार्ध हो गया, और 75 से आपका 100 करीब हो गया आपका अंतिम दशक माना जाते हैं, ठीक है। अंतिम दशक माना जाता है ये सिनेरियो होता है एक दशक का पूरा सोचने का, कि आरंभ किसे कहते हैं, मध्य किसे कहते हैं, उत्तरार्ध किसे कहते हैं, अंतिम किसे कहते हैं। अब कभी आपको चाहिए आए तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइम पीरियड की वो पर्सनली बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो कहता है कि उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब उत्तरार्ध कह दिया, मतलब इस कंडीशन की बात कर रहा है वो, इस कंडीशन है 50 से 75 के दौरान की बात कर रहा है। हो सकता है 80 भी हो जाए, साल ऊपर नीचे चल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये नहीं कि एग्जैक्ट यही कंडीशन मानी जाती है। मैं एक सिनेरियो बताया, इतने इतने लगभग को हम इतना उत्तरार्ध, आरंभ, मध्य, अंतिम कहते हैं। तो समाज की बात करें, किस समाज की बात करें, लगभग 1750 से 1775 या 80 के बीच के समाज की बात कर रहा है, ठीक है। कहता कि सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। कौन? लुई 16, ठीक है। लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और मैं फ्रांस यदि मैं बात करूं समाज की, तो इससे पहले बात करें समाज की बात करते, तो ये अपने चित्र दे रखा है, इस चित्र में ही समाज के बारे में ब्यौरा दे रखा है सारा टोटली, ठीक है। इस चित्र को देखेंगे, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है कि उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। आप सोच सकते हैं 20 साल का लड़का एक सम्राट बनता है, क्यों? क्योंकि पैतृक परंपरा चली आ रही है, ठीक है ना। उसका विवाह कहाँ से हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ, ठीक है। कहता है कि जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उसके समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वो उसका राजा बना, राजरोहण हो गया, तो उस समय उसका जो राजकोष था, मतलब जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, वो खाली था। और ये क्यों खाली था, क्या कारण थे खाली होने के? पहला कारण देखिए कि लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, नंबर 1। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ इस वजह से खाली हुआ। तीसरा, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ताजा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने के लिए सहायता दी। इससे अब इन 3 कारण क्या हुआ, इस युद्ध के चलते क्या हुआ, जो फ्रांस में 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज हो गया, जबकि उससे पहले ही 2 अरब लिब्रे का बोझ और चढ़ा हुआ था फ्रांस के ऊपर। मतलब कितने लिब्रे हो गया, 10 अरब लिब्रे और 2 अरब लिब्रे, मतलब 12 अरब लिब्रे का बोझ उसके ऊपर चढ़ गया। सरकार से जो कर्ज जाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। भाई जो भी सरकार को टैक्स वो लोन दे रहा था, वो डिमांड करने लगे, भाई हम 10% इंटरेस्ट लेंगे।
फलस्वरूप क्या हो, फ्रांस की सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब भाई अब कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब हो क्या इस कंडीशन में, अब देखिएगा, कहते हैं कि भाई जब खर्च बढ़ रहे हैं, नियमित खर्च बढ़ रहे हैं, जैसे सेना के रख रखाव का खर्च है, राज दरबार का खर्च है, सरकारी कार्यालयों का खर्च है, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए खर्च चाहिए, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, इन्होंने क्या फ्रांसीसी सरकार ने, मतलब जो सरकार थी, सत्ता थी राजा की, उसकी बात करें, फ्रांसीसी सरकार। यहाँ पे कोई आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मत समझ लेना, यहाँ पे राजतंत्र की वाली सरकार चली फ्रांस की। तो कहते हैं फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि, मतलब टैक्स में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। मतलब उसे अब टैक्स वृद्धि करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, टैक्स ही था। टैक्स ही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। किसी भी राज्य का, भारत ले लो, कहीं अन्य देश ले लो, जहाँ भी चीज़ें थी, वो किस, आज भी हमारे देश की बात करें तो आज भी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स ही है, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ध्यान रख लेना। हाँ वो बात अलग है, आप चंदा दे दो, अलग बात है, आप डोनेशन दे सकते हो, वो अलग कंडीशन। लेकिन आप ध्यान रखना, गवर्नमेंट को जो भी पैसा रिसीव होता है, जो भी सरकारी कर्मचारी पैसा लेते हैं, उनको गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है चीज़ों पर, उनसे गवर्नमेंट की इनकम होती है। गवर्नमेंट उन्हीं टैक्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को देती है और अपने देश के रख रखाव के लिए पैसे को खर्च करती है, ठीक है। यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब देख लीजिए आगे निकल के, जो 18वीं सदी में क्या है, फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोगों को ही जनसाधारण ही मतलब जो तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे, मतलब टैक्स वही अदा करते थे और कोई अदा नहीं करता था। अभी समाज क्या था, किन वर्गों में बटा था, ये देख लेते हैं। आपको यहाँ पे चित्र नजर आ रहा है, ये जो फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा था, लिखा हुआ है यहाँ पे 3 स्टेट में। कौन कौन से, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और ये तीसरा स्टेट। पहले जो प्रथम स्टेट है उसमें पादरी वर्ग आते हैं। कौन आते हैं, पादरी वर्ग आते हैं। पादरी आपको पता है जो चर्च में रहते हैं, पादरी जिसे फादर कहते हैं, वो लोग रहते हैं, ठीक है, चर्च के कर्ता धर्ता। जैसे कई सारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, इन सब में जो धर्म गुरु होते हैं उनको, ऐसे ईसाई में भी पादरी वर्ग होते हैं। जितने पादरी वर्ग की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं, वर्ग, जितने पादरी लोग हैं, जितने भी चर्चों में सबके जो पादरी, उनकी बात चल रही है। दूसरा कहता है कि कुलीन वर्ग। अब ये कुलीन वर्ग क्या होता है, ये थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, कि कुलीन वर्ग वो लोग होते हैं जो एक तो पहले बात तो ये थोड़े धनाढ़ होते हैं, धनी लोग होते हैं, ठीक है ना, ये धनी लोग होते हैं, इनके पास पैसा है अच्छा खासा, नो डाउट। दूसरा, इनके पास अपनी खुद की सेना होती थी, ठीक है ना, खुद की सेना है। तीसरा, ये राजा को क्या देते, अपनी सेवा देते थे। सेवा कौन सी सेवा देते थे, सेना की। यदि कहीं युद्ध हो रहा है तो युद्ध में ये राजा को अपनी सेना प्रोवाइड करते थे। तो अब भाई सेना दे रहा है, घुड़सवार सेना भी है, पैदल सेना भी है, तो इतनी बड़ी सेना का रखरखाव कैसे किया जाएगा। तो राजा क्या करता था, इन लोगों को एक एरिया देता था, उस एरिया से इन्हें क्या बोलते थे, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और टैक्स कलेक्ट करके कुछ हिस्सा राज्य को दे सकते हैं और बाकी अपना हिस्सा आप अपने लिए रख सकते हैं, अपने रख रखाव के लिए। तो ये कुलीन वर्ग था, जो कि एक तरह से सामंती वर्ग भी किसी जिसे कहते हैं, फीडल सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सामंती वर्ग थे। अच्छा, तीसरे स्टेट में आते हैं इनसे नीचे के लोग, ठीक है ना। इसमें इस तीसरे स्टेट को भी 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3। तीसरे स्टेट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो वर्ग था इस तीसरे स्टेट का, पहला भाग था, उसमें बड़े व्यवसायी, मतलब जो बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, अदालती कर्मचारी हो गए, वकील हैं, जज हो गए, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में किसान और कारीगर आते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में छोटे किसान आते हैं, भूमिहीन किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, नौकर आते हैं। इस तरह से तीसरा स्टेट भी चीज़ों में बटा हुआ था। जैसे वही हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की, तो मिडिल क्लास में भी 3 अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये वही चीज़ है। ये जो ऊपर वाली लोग हैं, ये वाले अपर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोअर मिडिल क्लास हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। चलिए ध्यान दें कि तीसरे स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग गरीब ही हैं। कई बार किताबों में देखते हैं कि तीसरे स्टेट के लोग बहुत गरीब लोग हैं, बड़े
लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी साफ साफ लिखा है कुछ लोग अमीर भी थे। अमीर में जैसे बड़े व्यवसायी लोग हो गए, व्यापारी लोग। भाई अदालत का कर्मचारी सरकारी पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है, गरीब तो होगा नहीं, सरकारी नौकरी है तो अपना पैसा मिलेगा सरकार से। इस तरीके से तीसरे स्टेट में कई मिक्सर था कि कुछ गरीब थे तो अमीर भी लोग थे, अमीर भी हैं तो गरीब भी हैं, ठीक है, मध्य वर्ग, किसान वर्ग भी है। कहता है, अब आगे चलते हैं कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। अब देखो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, हम जाएंगे नहीं। मैंने आपको सामंती मतलब ये सामंती व्यवस्था आपको जो मैंने बताया है, इनको ही कुलीन कहते हैं, कुलीन व्यवस्था या कुलीन वर्ग, ठीक है ना, ये वही लोग हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। यार प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग, ध्यान देना, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने किसान थे? 90%। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पेपर में, ठीक है, 90% कौन थे? किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब ऐसे किसान, ऐसे लोग जो मालिक थे, उनकी संख्या कम थी। और जबकि किसान 90% हैं, ध्यान देना, लेकिन जो खुद के मालिकाना हक रखते हैं वो बहुत कम है संख्या में। कहता लगभग 60% जमीन पर कुलीनों का अधिकार है, चर्च का अधिकार है और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार है। तीसरे स्टेट के अमीर कौन है भाई? अभी मैंने बताया, जो व्यवसायी वर्ग हैं, अदालत में काम करने वाले हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वो लोग, ठीक है, वो अमीर लोग हैं तीसरे स्टेट के। कहते प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जन्म से। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक अधिकार था, विशेष अधिकार था, राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। राज्य को करों में दिए जाने वाले छूट में इन्हें बहुत विशेष अधिकार था कि आपको राज्य को कर नहीं देना है। कहता है कि कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलते थे। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो राजा इनको इस जगह देते तो वहां से टैक्स वसूलते थे, राज्य को कुछ देते, कुछ अपने पास हिस्सा रखते थे। मतलब ये सामंती कर कहते हैं इसे, ये सामंती कर, ये सामंत लोग भी अपना कर वसूलते थे। अब देखना कहाँ से वसूल रहे हैं? किसानों से। किसान कौन से स्टेट में? तीसरे स्टेट में है, ठीक है ना। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अब देखो किसान क्या करते हैं? अपने स्वामी किसानों का कौन है? सामंत भी हो सकता है, राजा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको किस प्रकार से अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते थे, आप ये देखो सबसे लिखा पड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा लेता था। देखो सामंत भी ले रहे हैं, यहाँ पे सामंतों ने टैक्स लिया, अब चर्च भी ले रहा है। चर्च भी एक किसानों से कर ले रहा है। उस कर को किसे क्या कहते हैं? ताइद कहते हैं। इस ताइद को धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता है, पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से, ताइद किसे कहते हैं, ठीक है। तो ताइद क्या? एक तरीके से धार्मिक कर है जो चर्च द्वारा वसूला जाता है। किससे? किसानों से। ये किसान कौन से? तीसरे स्टेट के अमीर लोग नहीं, तीसरे स्टेट के मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है। कहता ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था और इन करों को टाइल कहा करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर जो राज्य को चुकाना है, और अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे इसमें। अब देख लिए तीसरे स्टेट के लोगों को, तीनों लोगों को कर चुकाना है। तीन कौन कौन से हैं भाई? एक तो अब ये समाज से अलग राजा है, जो सरकार है फ्रांसीसी वो अलग है, ठीक है ना। तो जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग के जो किसान वर्ग हैं, अब किसान वर्ग कहाँ थे मेरा आपको ये भी दिखा देते हैं एक बार, है ना। तीसरे वर्ग के जो किसान लोग हैं वो दिखाता हूँ। देखो जो तीसरे वर्ग के किसान लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, सेकंड वाले में, है ना। ऊपर तो किसान नहीं है और एक नीचे किसान आ रहे हैं, तो पिछले अल्टीमेटली जो भी टैक्स देना पड़ेगा इन दोनों ही तीसरे वर्ग के जो लोअर लोग थे उनको ही टैक्स देना पड़ता था। अमीर लोग भी टैक्स नहीं दे पाते थे, वो भी उनके पास तो पैसा खैर वो दे ही देंगे, लेकिन किसानों से अधिक मांगते थे, ठीक है। अब क्या कहता है कि अप्रत्यक्ष कर जो है नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था।
इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है, सारा बोझ कौन उठा रहा है? जनता उठा रही है करों के माध्यम से। आपने देख लिया। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, वो नए शब्द कौन कौन से, ये साथ साथ चर्चा करते हैं हम। लिब्रे, लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है कि क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। एक ये श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में लोगों की हैसियत को अभिव्यक्त किया जाता था कि कौन सा व्यक्ति किस लेवल पे, उसकी क्या हैसियत है, इन सबको बताया जाता था। ठीक है ना। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली एक श्रेणी है। कहता पादरी वर्ग क्या है फिर भाई? कहता चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को समूह को पादरी वर्ग कहते हैं। और ये ताइद क्या है? ताइद अभी बताया कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर है। यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। ये पूछा जा सकता है, किस उपज के बराबर होता है? कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर। इसका मतलब ये है कि आपने खेती करी और उस खेती में से आपने 10 हिस्से कर लिए, और 10वां जो हिस्सा है वो इनको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। ठीक है ना। तो 9 हिस्से आपके पास हुए, 9 हिस्से में से फिर आपको टैक्स अभी किसको देना है? सामंतों को देना है, फिर गवर्नमेंट को देना है। जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेते सीधा, राज्य जो टैक्स लेते उसे क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइल। ये सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर होता है। ठीक है, कौन सा? टाइल है, ताइद है, मैंने पादरी वर्ग की भी चर्चा कर ली और एस्टेट की भी चर्चा। ठीक है ना। एस्टेट, पादरी वर्ग, टाइद और टाइल। ठीक है, ये नए शब्द हैं, याद रखने में से पेपर में पूछा जाता है। बच्चों इसमें आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भी कई सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ पे टैक्स अदा कर रहा है। ठीक है ना। इसमें जो मकड़ी का जाला दिखाया गया, इसके पीछे एक मेन कारण हो सकता है मकड़ी का जाला क्यों दिखाया गया है। इसमें मक्खी फंसी है, और ये जो मकड़ी है, मकड़ी ये है व्यक्ति जो टैक्स ले रहा है, और ये जो मक्खी है ये व्यक्ति है कि जो एक बार इसके जाल में फंस गया तो वो कभी इससे निकल नहीं सकता। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। ठीक है, आगे देखिए। कुलीन व्यक्ति क्या है? मकड़ा है, और किसान मक्खी है। शैतानों को जितना दो उतना लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो इसमें मकड़ा और मक्खी की कहानी बताई गई है। आपसे चित्र, एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है, इस किसने बनाया किसी को नहीं पता, लेकिन पेपर में यदि आपसे ये चित्र पूछा भी जा सकता है, चित्रों के माध्यम से भी सवाल पूछे जाते हैं। इस चित्र में क्या कहा गया है, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। आप बता सकते हैं कि ये जो मक्खी है, ये मक्खी रूप जो व्यक्ति है, इसको मक्खी माना गया, ये मकड़ा माना गया है, तो ये इसको अपना टैक्स चुका रहा है, लेकिन इसके टैक्स की भरपाई होती नहीं है, हर बार बढ़ जाती है। मतलब उसके जाल में वो फंस चुका है, निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखा है इसमें जीने का संघर्ष। मैं अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे हर एक चैप्टर, उसके बाद में इनके में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे इनके। अभी हम सिर्फ एक गो थ्रू कर रहे हैं चैप्टर को, चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के एक एक जो शुरुआत के, उसके बाद में हर एक चैप्टर का एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक वीडियो लाएंगे, जिसके माध्यम से आप नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप चीज़ों को समझ लीजिए, समझने के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ मैं। कहता है जीने के लिए संघर्ष। अब जीने के लिए संघर्ष क्या चल रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। कहता है फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में, अब बात पीछे से होगी, फ्रांस की क्रांति शुरू हुई 1789 में। ठीक है, ये लिखा है साफ साफ। क्यों? 1789 जब बास्तिल किले को ध्वंस किया गया 14 जुलाई को। ठीक है ना, याद रखना 14 जुलाई 1789 को क्या हो, फ्रांस की क्रांति। सवाल पूछा जाता हर बार। तो कह रहा है 1715 में 2.3 करोड़ थी जनसंख्या कहाँ की, फ्रांस की, जो 1789 में कितनी हुई, 2.8 करोड़ हो गई। इसका परिणाम क्या निकला? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। अधिकांश लोगों की खाद्य जो पदार्थ है, पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो गई। भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज पर क्या पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। जब अनाज पे बोझ पड़ेगा तो उसकी कीमतें अपने आप ऊंची हो जाएंगी। तो कह रहा कि अधिकतर जो कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालकिन तय करते थे।
जो मालिक थे वो तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। भाई महंगाई बढ़ रही थी पर मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। इसका परिणाम करने का फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होगी, मतलब अमीर और गरीब के भेद बढ़ते चले गए। और स्थिति और तब बदतर हो जाती है जब सूखा या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। ओले पड़ गए, सूखे पड़ गए, जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो गया। अब हुआ क्या इससे कि इससे जो रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, खाद्य पदार्थ की कमी हो गई। ऐसे में क्या हो, जीविका संकट उत्पन्न हो गया। और राजतंत्र के दौरान फ्रांस काफ़ी आम थी। प्राचीन राजतंत्र के दौरान जो जीविका संकट है बहुत नॉर्मल था। क्यों नॉर्मल था? क्योंकि एक तो तीसरे स्टेट के लोग जो किसान वर्ग थे उन लोगों को टैक्स देना पड़ता, ऊपर से फिर ये सूखे की मार झेलनी पड़ी उन्हें। जब सूखे की मार झेलनी पड़ी तो खाद्य का संकट उत्पन्न हो गया। जब खाद्य का संकट उत्पन्न हो जाएगा तब आदमी अपने जीवन के लिए उत्पादन करे या फिर टैक्स भरने के लिए उत्पादन करे। अब आदमी का जीने भरने की स्थिति हो गई है। ठीक है, चलिए जीविका संकट को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बताता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। ऐसे चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे, जैसे भोजन है, पानी है, ठीक है ना, ये तो एक सीमित साधन है, इनकी भी कमी होने लगे तो समझो जीवन खतरे में ही है। ठीक है, चलिए जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को आप फिल करना, कैसे उत्पन्न होता है जीविका संकट, इसमें आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। अब जो मध्य वर्ग उभर रहा है, अब ये मध्य वर्ग कौन है, अब ये समझ लेना भाई। बोलोगे सर ये मध्य वर्ग क्या, अभी तो मैं ये क्या, ये कुलीन वर्ग है? नहीं, कुलीन वर्ग नहीं है। कौन लोग हैं समझते हैं। मध्य वर्ग वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे वो लोग मतलब तीसरे स्टेट के, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो भी पढ़े लिखे लोग, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं ये वो मध्य वर्ग है, जो पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो वो बढ़ता हुआ मध्य वर्ग है। उन्होंने क्या करा, एक विशेष अधिकार, जो विशेष अधिकार चल रहे हैं किस किस के, पादरी वर्ग के, फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के, जो विशेष अधिकार इन दोनों को मिले हुए, इनके अंत की एक कल्पना करिए। इनका अंत हो जाए तो हमारी फ्रांसीसी समाज कैसा होगा, एक कल्पना है छोटी सी। क्या कल्पना है? पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विरोध कर रहे चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध थे और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे। अब ये नए संपर्क कैसे आ रहे थे? बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, दार्शनिक लोग थे, उन लोगों के संपर्क में आई जिससे उनके विचार बदले। देखो भाई, विचार बदलना है तो आपको पढ़े लिखे लोगों के साथ में ही आना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहोगे तो उनके जो विचार हैं वो आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो हो सकता है आपके जो विचार हैं वो भी परिवर्तित हो जाए, आप भी जो चीज़ें सोच रहे हैं आप उनसे भी विपरीत हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहले समाज ने विद्रोह करा पर उनके पास विचार नहीं था, वो सिर्फ विद्रोह करते थे, हम टैक्स नहीं देंगे वो चीज़ें। लेकिन उन्होंने कल्पना कर ली कि यदि उनके विशेष अधिकारों को ही समाप्त कर दिया जाए। और ये चीज़ें कब आई कि जब वो पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित लोग उनके संपर्क में आए, तो उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो बढ़ती है, तो वो भी कल्पना, एक विचार करने की शक्ति उनके अंदर वृद्धि होती है कि भाई यदि हम जो विशेष अधिकार उन्हें मिले कि हमें मिल जाए, यदि हमें नहीं मिले तो उन्हें के ही समाप्त हो जाए, तब बात बन सकती है प्रॉपर। इस कंडीशन में विचार उन्हीं लोगों से आते हैं जो शिक्षित लोग होते हैं, ठीक है ना। और विचार कब पनपते हैं? जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ही, ध्यान रख लेना, आपके हर किसी समस्या का समाधान है। शिक्षा ग्रहण करना, आप परिपक्व बन सकते हैं शिक्षा से ही, ठीक है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, जो माध्यम इसमें मैटर नहीं करता है, आपके पास शिक्षा चाहिए। मतलब आपके जो विचार हैं वो उदारवादी होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो पढ़ लिख कर ही आपके विचार उदारवादी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य वर्ग कहते हैं। कब हुआ? 18वीं सदी के एक नए वर्ग का। अभी वर्ग मैंने आपको बता दिया कौन सा वर्ग है। ये वर्ग है शिक्षित वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है?
ये शिक्षित वर्ग है, इसको शिक्षित वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, मध्य वर्ग को। कहता है जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। कैसे? अभी शिक्षित वर्ग ऐसे नहीं बन गए कि बस समाज में पढ़ बैठ गए शिक्षित हो गए, नहीं भाई, शिक्षा ग्रहण करी। कैसे ग्रहण करी? अब जो छोटे किसान हैं उनको क्यों नहीं शिक्षा मिली? इसका कारण है, क्या कारण है? ये शिक्षित वर्ग कैसे बने? ये जो समुद्र पार से व्यापार कर रहे थे, ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर इन्होंने संपत्ति अर्जित करी, और जो पैसा आया ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। मैंने बताया यानी कि ये वही वर्ग है जो तीसरे स्टेट का प्रथम वर्ग है, यानी कि अपर क्लास वाली आ रही है ना, अपर क्लास आ गया ये। तो इसमें वकील भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी, प्रशासनिक सेवा भी दे रहे हैं, अधिकारी वर्ग भी है, व्यावसायिक वर्ग भी हैं। ये सभी पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे क्यों थे भाई? इसके पीछे बता देता हूँ। इनके पीछे इनका संपत्ति अर्जित करना, संपत्ति मतलब इनके पास संपत्ति है, धन है, इनके पास धन है, धन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। इन्हें पता है शिक्षा से काम हो सकता है, शिक्षा ग्रहण करी तो इन्होंने बदलाव लाने शुरू कर दिए। अब इनके संपर्क में वो नीचे के दो वर्ग भी आ गए, किसान वर्ग और छोटे किसान वर्ग, है ना। तो इनका मानना था, इनका क्या मानना था, आप लिख सकते हैं, पेपर में कहीं पूछा जाए कि जो तीसरे वर्ग के जो अमीर वर्ग था, उनका ये मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। जन्म के आधार पर आप किसी को विशेष अधिकार नहीं दे सकते। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अब बोलोगे दार्शनिक कौन है? भाई ये दार्शनिक इसी वर्ग से आते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। जो दार्शनिक हैं वो भी शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग से ही आते हैं, ठीक है। और रूस कहते हैं कि अपने ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, ये किसकी रचना, क्वेश्चन पूछ लेगा, जॉन लॉक की रचना। ये किसकी रचना है? जॉन लॉक की रचना। ये जॉन लॉक की किताब है, ध्यान देख लेना, ठीक है ना। जॉन लॉक है, उसकी ये रचना है, उसमें है। इन्होंने क्या करा कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन कर दिया, क्योंकि ये मान्यता थी कि राजा के पास दैवी शक्ति है और वो उसको जन्मना प्राप्त है। राजा का बेटा होगा उसको भी दैवी शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। मतलब वही है कि राजा है तो उसको दैवी शक्ति है, उसका बेटा उसको दैवी शक्ति मिलेंगी, मतलब ऐसा सिद्धांत क्रिएट कर दिया। तो इस सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। किसने? जॉन लॉक ने खंडन किया। पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये और ये वही दार्शनिक लोग हैं, ये शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते। इन्हीं लोगों के संपर्क में आके लोगों ने क्रांति करी। इन्हीं लोगों ने कहा कि जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, इन लोगों को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। कहता है रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा और जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव था? ठीक है, इसी आधार पर प्रस्ताव रख दिया उन्होंने, पता नहीं क्या प्रस्ताव रख दिया। इसी सिद्धांत को, देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत को मानते उन्होंने इनके सामने प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू एक है, ये भी एक दार्शनिक है, ठीक है। जॉन लॉक होगा एक, रूसो दूसरे, मॉन्टेस्क्यू हो गया तीसरे, ध्यान रख देना, ठीक है ना। अभी और भी आ सकते हैं। इन्होंने क्या, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से ये सत्ता विभाजन की बात किसने करी? सत्ता विभाजन की बात करी किसने? मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। इसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। किसने? अमेरिका ने। किससे? ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। कौन से मॉडल की? सत्ता का विभाजन। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। देखो, एक देश आज़ाद हो रहा है, एक देश अभी भी राजतंत्र की स्थिति में पैदा है।
ये भाई इतिहास है, समकालीन वर्ल्ड की बात करें, ये समकालीन इतिहास है हमारा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, यही चल रहा है। ठीक है, कहता कि दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस, सैलून में गोष्ठियों मतलब क्या होता है, ध्यान रख लेना, क्या होता है, मीटिंग, चर्चा हो रही है गुट बना के, ठीक है ना, मीटिंग हो रही है, गर्मा गर्म बहस हुआ करती, पुस्तकों अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ लोग भी उसे समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। इसी समय जब इन दार्शनिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, अखबारों के माध्यम से लोगों को पढ़ के सुनाने लगे, तो इसी समय बात आई कि भाई टैक्स क्यों बढ़ा दिए, वृद्धि क्यों, उसके पीछे हमने कारण पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। ये राज्य खाली था तेरे, उसमें अमेरिका के साथ सहयोग करने में उसको टैक्स लिवरी 10 अरब लिवरी का और बोझ बढ़ गया। इस तरीके से बोझ बढ़ा, व्यवसायिक भोग विलासिता के जीवन जीना है, इससे कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो गई। इस वजह से लुई 16 को जो है कर बढ़ाने के लिए एक पूरा योजना बनानी पड़ी ताकि फिर से कर लगाया जा सके। एक खबर फैल गई पूरे राज्य में, भाई अब कर बढ़ा रहा है, वृद्धि कर, इसके एवज में लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ा गया, मतलब वो इस विचार से संतुष्ट नहीं थे, ना खुश हो गए। जब ना खुश हुए तो क्या होगा, आप लोगों को पता ही है क्या होगा, क्रांति की शुरुआत होगी। इस क्रांति की शुरुआत को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। क्रांति के क्या कारण थे, सारे कारण आपके पीछे हैं, लिखे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम जब पढ़ेंगे, जब इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको पूरे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में नोट्स दे दूंगा। नोट्स के थ्रू हम फिर से वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए। चैप्टर के गो थ्रू करने के बाद हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में और मजे आएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपके ये सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।